हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों की बात की थी और इस लेक्चर में हम उनके मौलिक नाटकों की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जिसके प्रति आपके मन में कोई जिज्ञासा रह गई हो। तो ऐसा ही वीडियो लेक्चर आज का होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज का हमारा विषय क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कुल कितने नाटकों की रचना की? 17 नाटकों की रचना की, जिनमें से उनके 9 नाटक जो थे वो अनूदित थे और 8 उनकी मौलिक नाट्य कृतियाँ थीं। आज के लेक्चर में हम उनकी मौलिक नाट्य कृतियों की बात करेंगे। तो उनकी सबसे पहली जो मौलिक नाट्य कृति थी उसका नाम था वैदिकी हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा न भवति। और इससे कब लिखा इन्होंने? ये लिखा गया था 1873 में। और इसकी विषय वस्तु कैसी थी? ये क्या था? ये प्रहसन था। विषय वस्तु तो नहीं कह सकते, इसका नाट्य रूप कह सकते हैं कि इसका नाट्य रूप क्या था? ये प्रहसन था। प्रहसन का मतलब होता है हास्य व्यंग। मतलब हंसी हंसी में ही किसी के ऊपर व्यंग कर देना, कटाक्ष कर देना, उस रूप को, नाट्य रूप को हम क्या कहते हैं? हम प्रहसन कहते हैं। और ये किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भाषा क्या थी इसकी? भाषा थी इसकी खड़ी बोली। आपको पता ही है। लेखक कौन थे इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज जैसे कि कल के जो वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा था मूल कवि। तो शायद आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आया होगा कि बात तो यहाँ पर नाटकों की हो रही है, गद्य लेखन की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा जा रहा है मूल कवि। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले गद्य लेखन नहीं होता था। नाट्य लेखन भी पहले पद्यात्मक रूप में ही होता था। भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में काव्य और नाट्य को एक ही विधा माना है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कालिदास के साथ हम महाकवि लगाते हैं। महान साहित्यकार या महान नाटककार, इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हो, चाहे ऋतु संहार लिखा हो, चाहे मेघदूतम लिखा हो, वो सारी की सारी जो कृतियां हैं वो पद्यात्मक है, पद्यात्मक नाट्य रूप है। इसीलिए उन्हें महाकवि कालिदास कहा जाता है। महान साहित्यकार, महान लेखक नहीं कहा जाता। इसीलिए कल मैंने यहाँ पर मूल कवि शब्द का प्रयोग किया था, ना कि मूल नाटककार या मूल लेखक। ठीक है। जैसे कि कृष्ण कवि, कांचन कवि, वो सबके नाम के साथ क्या लगता था? कवि ही वो अपने नाम के साथ लगाते थे। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो वैदिकी हिंसा न भवति, ये कब लिखा गया? ये 1873 में लिखा गया। और क्या था ये? प्रहसन था, मतलब नाट्य का हास्य व्यंग्य रूप ये था।
और वैदिकी हिंसा ने भवती की विषय वस्तु क्या थी कि इसके अंदर राजनीतिक व धार्मिक पखंडों पर तीव्र प्रहार किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली से इसमें कटाक्ष किया गया है। तो ये क्या है, ये प्रहसन है, विषय वस्तु। मैं जो बोल रही हूँ आप वो साथ साथ नोट कर लीजिए। यहाँ लिखने लग जाऊंगी तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रही, सिर्फ बोल रही हूँ और आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। वैदिकी हिंसा ने भवती। दूसरा इनका था विषस्य विषमोषधम। विषस्य विषमोषधम ये लिखा था इन्होंने 1876 में। और इसका काव्य रूप या नाट्य रूप क्या था इसका, ये भाण था। ये क्या था, भाण था। भाण क्या होता है, ये ऐसा नाट्य रूप होता है जिसमें एक ही पात्र होता है, एक पात्रीय होता है ये। इसमें एक ही पात्र आकाश की ओर देख करके पूरे घटनाक्रम को पाठक तक या दर्शक तक पहुंचाता है। तो उस काव्य रूप को, नाट्य रूप को क्या कहा जाता है, भाण कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके अंदर दर्शाया गया है कि किस प्रकार जब बड़ौदा के गायकवाड़ अपने शासन का दुरुपयोग कर रहे थे तो उनको गद्दी से उतार दिया गया और उनके स्थान पर सयाजी राव को प्रतिष्ठित कर दिया गया। तो उस राजनीतिक घटना का वर्णन जो है वो विषस्य विषमोषधम में किया गया है। कब लिखा गया, 1876 में। कौन से काव्य रूप में है, ये भाण काव्य रूप या नाट्य रूप कह सकते हैं। भाण में लिखा गया है, जो एक पात्रीय होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एक पात्र है वो आकाश की ओर देख करके दूसरा काल्पनिक पात्र वो बना लेता है और उस काल्पनिक पात्र के माध्यम से वो पूरी कथा को पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंचाता है। आ गया होगा समझ में कि भाण क्या होता है। भाषा इसकी भी खड़ी बोली थी। तीसरी इनकी नाट्य कृति थी जिसका नाम था प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी ये इन्होंने लिखी थी 1875 में और ये क्या है, नाटिका है। केवल इसके 4 अंक ही ये लिख पाए। कितने अंक लिखे हैं इसके, 4 अंक ही इन्होंने लिखे हैं। और ये प्रेम योगिनी इनका अधूरा नाटक है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई भी नाटक 4 दे दिए जाएंगे इनके और इनमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से अधूरा नाटक कौन सा है। तो इनके 4 नाटक अधूरे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, यहाँ भी बताऊंगी और आपको अंत में भी बता दिया जाएगा। तो 4 ये जो है प्रेम योगिनी अधूरा नाटक है 1875 ईस्वी में और केवल 4 अंक ही इसके वो इन्होंने लिखे हैं, बीच में ही छोड़ दिया लिखते लिखते। नाटिका इसका नाट्य रूप है। नाटिका क्या होता है, नाटक का एक लघु रूप जिसे क्या कहा जाता है, नाटिका कहा जाता है। तो प्रेम योगिनी में ये काशी के धार्मिक आडंबर को दर्शाते हैं। ये यथार्थपूर्ण शैली में लिखा गया इनका नाटक है। प्रेम योगिनी के अंदर एक पात्र है जिसका नाम है बाबू रामचंद्र। जिसका क्या नाम है, बाबू रामचंद्र। और जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबू रामचंद्र स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। ऐसा लगता है कि बाबू रामचंद्र के माध्यम से हरिश्चंद्र अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस पात्र के माध्यम से वो दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय काशी के अंदर जो एक विशेष वर्ग था,
किस प्रकार इनसे ईर्ष्या करता था और इनके विषय में अनेक प्रवाद प्रचलित थे, उन सब बातों को ये बाबू रामचंद्र के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मूल इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है कि काशी के धर्मा आडंबर का ये यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। हाँ, एक बात और कि प्रेम योगिनी नाम तो इन्होंने बाद में रखा, पहले इस नाटक का नाम था काशी के छाया चित्र, काशी के छाया चित्र। और एक और नाम इन्होंने इसको दिया था दो भले बुरे फोटोग्राफ। ठीक है, इसके दो अन्य नाम और थे, क्या था, एक तो काशी के छाया चित्र और दूसरा इसका नाम था दो भले बुरे फोटोग्राफ। और काशी के छाया चित्र नाम से ही ये पहली बार हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रेम योगिनी नाम तो बाद में रखा गया था। तो क्या महत्वपूर्ण है इसमें, प्रेम योगिनी अधूरा नाटक है, केवल 4 ही अंक इसके लिख पाए, नाट्य रूप इसका क्या है, नाटिका है। बाबू रामचंद्र इसका मुख्य पात्र है, जिसके माध्यम से ये स्वयं के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इनके प्रति जो समकालीन व्यक्तियों में जो इनके प्रति प्रवाद प्रचलित थे, जो ईर्ष्या करके इनके विषय में कुछ कुछ कहते थे, तो वो सब ये बाबू रामचंद्र के माध्यम से इस नाटक में दर्शा रहे हैं। और पहले इसका नाम था काशी के छायाचित्र। काशी के छायाचित्र नाम से ही यह नाटक जो है वो कहाँ प्रकाशित हुआ था, भारतेंदु की ही पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, जिसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके विषय में और कुछ जानना शेष नहीं है। उसके बाद है इनका चौथा मौलिक नाटक, जिसका नाम है श्री चंद्रावली, या फिर ये कई बार चंद्रावली नाम से भी लिखा मिल जाएगा। पेपर में श्री चंद्रावली आ जाए या केवल चंद्रावली आ जाए, आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कहीं श्री चंद्रावली लिखा हुआ मिलता है और कहीं केवल चंद्रावली नाम से इसको दर्शाया गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए परीक्षा केंद्र में बैठ कर के। ठीक है, चंद्रावली ये लिखा गया था 1876 में, और इसका काव्य रूप जो है, नाट्य रूप जो है वो क्या है, नाटिका है। ये भी नाटक का लघु रूप होता है। और श्री चंद्रावली की जो विषय वस्तु है, इसके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने प्रेमी व्यक्तित्व को दर्शा रही हैं। ये मूलतः तो क्या है, एक पौराणिक नाटक है जो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, कि इसमें एक चंद्रावली पात्र है, वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है और कृष्ण के वियोग में जीवित भी नहीं रह सकती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस चंद्रावली के माध्यम से और श्री कृष्ण के माध्यम से अपने प्रेमी व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस चंद्रावली नाटक के लिए कहते हैं कि चंद्रावली भारतेंदु की आत्मा का ही प्रतिरूप है। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है, अंकित कर लीजिएगा। ठीक है, तो श्री चंद्रावली क्या है, 1876 में लिखी गई नाटिका है। इसके अंदर वैष्णव धर्म का अनुमोदन किया गया है। मूलतः पौराणिक नाटक है, लेकिन इसके अंदर वो अपने प्रेमी व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। अब मैं प्रेमी व्यक्तित्व की बात बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका का नाम चंद्रावली था। चंद्रावली कलकत्ता की रहने वाली थी और चंद्रावली इन्हें बहुत पसंद आ गई, ये उससे प्रेम करने लगे। लेकिन चंद्रावली के पिता ने इन्हें चंद्रावली को भारतेंदु के साथ भेजने से मना कर दिया। भारतेंदु ने बहुत अधिक कीमत चुकाई थी चंद्रावली को अपने यहाँ काशी में लाने के लिए।
बहुत से सारी ज़मीन जायदाद इन्हें बेचनी पड़ी थी चंद्रावली के लिए। तो ऐसे ही प्रेम को ये चंद्रावली और कृष्ण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसमें करते हैं? चंद्रावली नाटिका में करते हैं। उसके बाद इनका 5वां नाटक है जिसका नाम है भारत दूरदशा। भारत दूरदशा बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये नाटक था, जो कब लिखा इन्होंने 1880 में, और ये था नाट्य रासक इसका नाट्य रूप था। भारत दूरदशा हिंदी का प्रथम मौलिक राजनैतिक नाटक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के अंदर अपनी संपूर्ण हृदय की व्याकुलता व्यक्त कर दी है। इस नाटक में वो अंग्रेजों का खुलकर के विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं दबे हुए भावों में और कहीं कहीं खुलकर के भी विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारतीयों की जो धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक अवनति हो रही है, उस अवनति के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। तो इस नाटक के माध्यम से वो भारतेंदु जी जो हैं वो देशवासियों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदशा नाटक मैंने आपको बताया कि ये हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। ये भारत दूरदशा के अंदर कुछ एक पंक्तियां हैं इनकी जो महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। वो क्या कहते हैं? बहुत फैलाए हमने धर्म, बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछात का कर्म। बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछात का कर्म, कि हमने बहुत सारे धर्म फैला दिए, लेकिन उन धर्मों को फैलाने से क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे देश के अंदर जो छुआछात की भावना है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की भावना है, वो और अधिक प्रखर हो गई। एक और पंक्ति है, ये कौन से नाटक में से है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो ये भारत दूरदशा नाटक की पंक्तियां हैं, ठीक है। एक पंक्ति और है, बहुत प्रसिद्ध है कि अंग्रेज राज सुख साज, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, पै धन विदेश चली जात, इह अति ख्वारी, इह अति ख्वारी। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो थोड़े दबे दबे से स्वर में अंग्रेजों की नीति का विरोध कर रही है। वो क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज राज सुख साज, कि अंग्रेजों के राज्य के अंदर सुख संपदा के जो साधन हैं वो भरपूर हैं। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, कि अंग्रेजों के राज्य के अंदर सुख संपदा के साधन, यातायात के साधन जो हैं वो बहुत अधिक भारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सुख बहुत लोगों को मिल रहा है उनकी नीतियों के कारण, उनके यातायात के कारण, उनके संचार व्यवस्था के कारण। परंतु वो कहते हैं कि पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। लेकिन फिर भी हमारे देश का धन विदेशों में जा रहा है। कहते हैं ये बात बहुत खलती है, ये बात जो है वो टीस पहुंचाती है, इस बात की हमें बहुत अधिक पीड़ा है। तो ये भी कहाँ से है, ये
किस नाटक में अंकित है? ये भी भारत दुर्दशा नाटक की ही पंक्तियां हैं, तो आप इन्हें अंकित कर लीजिए, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, और अगला इनका नाटक है जिसका नाम है नील देवी। नील देवी ये लिखा गया था 1881 में। और ये क्या है? वैसे तो ये गीति रूपक है, इसका नाट्य रूप क्या मिलता है? गीति रूपक है। गीति रूपक की क्या विशेषता होती है कि जिसमें जो पद्य है वो अभिनय के योग्य होता है। ऐसे नाट्य रूपक को, ऐसी नाट्य शैली को क्या कहा जाता है? गीति रूपक कहा जाता है, कि इसमें ज़्यादातर पद्य होता है, गद्य कम ही देखने को मिलता है। तो नील देवी 1881 में लिखा और गीति रूपक है, और उसकी जो मूल कथा है वो ऐतिहासिक है। मतलब ये नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया गया है। राजपूताना नारियों की आन बान शान को इसमें प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इस नील देवी के माध्यम से भारतेंदु जो है वो अपनी राष्ट्रीय भावना को भी व्यक्त कर रही है। साथ ही इस नील देवी नाटक में भारतेंदु का नारी विषयक दृष्टिकोण भी नजर आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद इनका 7वां नाटक है जिसका नाम है अंधेर नगरी। बहुत 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 महत्वपूर्ण। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी ये भी 1881 में ही लिखा था, और इसका नाट्य रूप क्या है? ये प्रहसन है। प्रहसन मतलब व्यंग्यपूर्ण शैली के अंदर किसी भी विषय वस्तु पर कटाक्ष करना, वो क्या होता है? प्रहसन होता है। इसकी कहानी क्या है? इसके अंदर तत्कालीन शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया गया है कि बाबू ब्रिज रत्न दास जो भारतेंदु के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि भारतेंदु को इस नाटक को लिखने की प्रेरणा बिहार के एक जमींदार के यहाँ पर हो रहे अन्याय से मिली, और भारतेंदु ने अपने द्वारा जो एक नाटक थिएटर इन्होंने बनाया था, वहाँ पर मंचन करने के लिए उन्होंने अंधेर नगरी नाटक को लिखा था। तो वो तत्कालीन शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग करते हुए इसमें लिखते हैं कि अंधा धुंध मचो सब देशा। अंधा धुंध मचयो सब देशा, अंधा धुंध मचयो सब देशा, मानहू राजा बसत विदेशा। मानहू राजा बसत विदेशा मतलब अंधेर गर्दी मची हुई है संपूर्ण देश के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जो राजा है, जो प्रशासक है, वो कहीं विदेश में रह रहा है, उसे इधर की सुध ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण नाटक है। इन पंक्तियों को अंकित कर लीजिएगा। अगला इनका अंतिम नाटक है, अंतिम मौलिक नाटक है जिसका नाम है सती प्रताप। सती प्रताप ये लिखा इन्होंने 1883 में, और ये भी क्या है? ये नाटक है। और कैसा नाटक है? ये एक पौराणिक नाटक है। इसकी कथा वस्तु क्या है? पौराणिक है, लेकिन ये भी अधूरा नाटक है। इसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नहीं कर पाए, और इसे पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। सती प्रताप को किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, सती प्रताप की
कथा वस्तु क्या है कि इसके अंदर एक पौराणिक कहानी है सत्यवान और सावित्री की, जो आपने बहुत बार मुझे लगता है कि सुनी हुई भी होगी। तो उस पौराणिक कथा को आधार बना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सती प्रताप नाटक लिखना चाहा, परंतु किसी कारणवश वो उसे अधूरा ही छोड़कर चले गए और राधा कृष्ण दास ने इस नाटक को पूरा किया था। तो ये थे इनके 8 मौलिक नाटक। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ ऐसा रह गया होगा जो आपको जानना चाहिए। तो दोबारा से इसको देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा ने भवती कब लिखा गया? 1873 में। क्या है ये? प्रहसन है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। विषय विषमोषधम, ये क्या है? ये भाण है, एक पात्रीय है। आकाश की ओर देख करके जो पात्र है वो पूरी घटना दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाता है। और इसकी कहानी क्या है कि बड़ौदा के गायकवाड़ जब कुप्रबंधन कर रहे थे, जनता पर अत्याचार कर रहे थे, तो उनको गद्दी से उतारकर उनके स्थान पर राव स्याजी को प्रतिष्ठित किया गया था। तो ये राजनीतिक घटना का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा नाटक है इनका प्रेम योगिनी। मैंने आपको बताया कि अधूरा नाटक है। और 2 अन्य नाम और मिलते हैं, काशी के छायाचित्र, और एक नाम और इसका है 2 भले बुरे फोटोग्राफ। और इस नाम से ही, काशी के छायाचित्र नाम से, ये हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसके अंदर बाबू रामचंद्र एक पात्र हैं जो कि स्वयं हरिश्चंद्र का ही प्रतिरूप हैं। ठीक है, 4 अंक इसके लिखे। और ये उसे शायद मन नहीं रमा होगा लिखने में, तो यथार्थवादी है और काशी की यथार्थपूर्ण स्थिति का वर्णन है, तो इसे अधूरा ही इन्होंने छोड़ दिया और किसी ने पूरा भी नहीं किया। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। कथा वस्तु पौराणिक है। राधा और कृष्ण को आधार बना करके उनके प्रेम रूप का वर्णन किया गया है, लेकिन इसी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं के प्रेमी व्यक्तित्व को भी दर्शा रहे हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि चंद्रिका भारतेंदु की आत्मा का ही प्रतिरूप है। अगला नाटक है इनका नीलदेवी। पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, गीति रूपक है और 1881 में ये लिखा गया था। और इसके नीलदेवी के माध्यम से भारतेंदु का महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो भी स्पष्ट होता है। अंधेर नगरी क्या है? प्रसन्न है। और तत्कालीन शासन पर इसमें व्यंग किया गया है। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा बसत विदेशा। 8 सती प्रताप अधूरा है। राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया। 1883 में लिखते लिखते छोड़ दिया। और ये क्या है? नाटक है। कथा वस्तु सत्यवान सावित्री की जो पौराणिक कथा है उसको आधार बना करके ये लिख रहे थे। ठीक है, तो 4 अधूरे नाटक कौन कौन से हैं इनके, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहला कल मैंने आपको बताया था रत्नावली। दूसरा कौन सा था? दुर्लभ बंधु। तीसरा अभी मैंने आपको बताया प्रेम योगिनी। जोगिनी भी कई जगह जोगिनी देखने को मिलता है और कई जगह योगिनी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और चौथा कौन सा है इनका? सती प्रताप। ठीक है, रत्नावली अधूरा ही है और प्रेम योगिनी भी अधूरा ही है। दुर्लभ बंधु को किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। और सती प्रताप को भी राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।